अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो वेलकम टू न्यू कोर्स जिसका नाम है एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है। ये एक न्यू कोर्स है, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रीरेक रिक्वायर्ड है। ठीक है, यानी आपको बेसिक्स आनी चाहिए प्रोग्रामिंग के कोर्स की। ठीक है, तो ही आप इस कोर्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो इस कोर्स में क्या है, उस पर जाने से पहले आप लोगों के लिए कुछ अनाउंसमेंट्स। और अनाउंसमेंट्स ये है कि काइंडली आप लोग जो है एलएमएस को विज़िट करते रहा करें। ठीक है, ख़ास तौर पे इस कोर्स से रिलेटेड जो भी रिलेटेड डेटा है ऑलरेडी आपके जो है अपलोडेड है एलएमएस पे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस बाय वेनु वीदास। ये आपकी टेक्स्ट बुक है। ठीक है, दिस इज़ द ओनली टेक्स्ट बुक दैट आई फाउंड जो कि सी या सी प्लस प्लस में आपके पास मौजूद है। बाकी और भी बुक्स हैं और अच्छी बुक्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली वो लैंग्वेज नहीं है जो आप लोगों को आती है। तो हम इसी बुक को फॉलो कर रहे हैं और ये बुक ऑलरेडी एलएमएस पे अपलोडेड है। इसके अलावा आपकी कोर्स आउटलाइन भी एलएमएस पे अपलोडेड है, जिसमें आपको डिटेल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, सीएलओ कवरेज और सारी बातें मिल जाएंगी। तो काइंडली कोर्स आउटलाइन को एक मरतबा गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, तो कोर्स क्या है इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास कोर्स कंटेंट्स में क्या आ जाता है। कोर्स कंटेंट में सबसे पहले हमारे पास सीएलओ 1 में अगर देखा जाए तो एक चैप्टर हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। दूसरा चैप्टर हमारे पास एल्गोरिथम से रिलेटेड है, जो कि कोर्स के टाइटल्स में ही शामिल हैं। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि द मैथमेटिकल और लॉजिकल मॉडल ऑफ पर्टिकुलर डेटा ऑर्गेनाइजेशन स्टोर्ड इन मेमोरी, यानी कि डेटा किस फैशन में अरेंज है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज है, सिंपल वर्ड्स में। और एल्गोरिथम की अगर बात करें तो फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ वेल डिफाइंड कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम, यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं उसे कहा जाता है एल्गोरिथम। तो ये तो हो गई एक तरीके से कोर्स टाइटल की समरी। ठीक है, हम इसको आगे डिटेल से एक्सप्लोर करेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स को भी क्या होता है और एल्गोरिथम को भी। लेकिन ये हो गया इनकी ब्रीफ सी समरी कि ये क्या होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है, टॉपिक जो है हमारे पास ईयर 1 में आता है, वो है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग का टॉपिक। ठीक है, तो हम इसमें वेरियस सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, उन्हें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी मौजूद सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, हम उसमें कुछ खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और रिकॉल कर देता हूँ, तो यू मस्ट रिमेंबर इट कि सर्चिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने डेटा सेट में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना चाहते हो, और सॉर्टिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने डेटा को किसी पर्टिकुलर फैशन में अरेंज करना चाहते हो, यूजली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो कि अरेंज किया जाता है। ठीक है, तो सीएलओ 1 के कंटेंट्स हमारे पास यही 3 चैप्टर्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम एंड सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। ठीक है, ये तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव है, तो हम इसको जब कवर करेंगे तो इस पे मज़ीद बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास सीएलओ 2 में जो है आ जाता है, सबसे पहला टॉपिक हमारे पास एरेज़। इसको आप प्रोग्रामिंग के कोर्स में कर चुके हैं प्रोग्रामेटिकली, इस पे थोड़ी-सी और बात करेंगे। लेकिन एक ब्रीफ सा एक टॉपिक है हमारे पास, चैप्टर कह लें आप, एरे है। और एरे का आपको आइडिया ही है कि इट इज़ अ फाइनाइट ऑर्डर सेट ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट। ठीक है, फाइनाइट होता है, फाइनाइट का मतलब है इसका साइज़ फिक्स होता है, आपको डिसाइड करना होता है इनिशियली। और ये होमोजेनियस एलिमेंट से मुराद वही है कि सारे डेटा की टाइप्स जो है सेम होती है। ठीक है, तो एरे है कलेक्शन या सेट ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट। फिर एरे के को ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके एक और चीज़ बनाई जाती है जिसे कहा जाता है स्टैक। और स्टैक सिंपली एक एरे ही है, लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन अप्लाई होती है कि ये लीफो सिस्टम है। लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इस पे एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि इसमें डेटा को ऐड या रिमूव आप इस पर्टिकुलर फैशन में करते हैं, जिसे कहा जाता है लीफो, जो कि स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसको भी जब हम थॉरोली पढ़ेंगे, चैप्टर आएगा, तब डिस्कस करेंगे। फिलहाल इंट्रोडक्शन के लिए ये बता दिया गया कि ये
इस पे एक रिस्ट्रिक्शन है, एक स्पेशल टाइप ऑफ एरे है, समझ लें। इसके अलावा फिर है आपके पास क्यूज। क्यूज पे भी समझ लें कि एरे ही की एक टाइप है, लेकिन इस पे रिस्ट्रिक्शन क्या अप्लाई होती है कि ये फीफो सिस्टम फॉलो करता है, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देन लास्टली हमारे पास आ जाता है लिंक्ड लिस्ट। लिंक लिस्ट जो कि है समझ लें कि एरे का अल्टरनेट है। एरे की कुछ लिमिटेशंस हैं, प्रीवियस कोर्स में भी आपने डिस्कस की, पढ़ी होगी कि एरे की क्या क्या लिमिट्स हैं, तो उन लिमिट्स को दूर करती है लिंक लिस्ट। है ये भी लीनियर इन नेचर, ठीक है, ये भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें क्या है कि थोड़ा सा डायनेमिक इन नेचर होता है। और जब हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आपको बात ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगी कि क्या क्या खामियां हैं एरे में जो लिंक लिस्ट पूरी करता है, ठीक है। और ये जो आपका CLO2 है, ये सारा का सारा बिलोंग करता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स को। देन आपके पास है CLO3 जो कि है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इसमें दो टॉपिक्स हैं आपके पास, ट्रीज एंड ग्राफ्स, ठीक है। ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ हायरार्की होती है एलिमेंट्स के दरमियान, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक ये आइकन से भी दिखाई दे रहा है, इस तरह का कुछ अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर में, हायरार्की देख रहे हैं कि एक नोड है, उसके नीचे 3 सब नोड्स हैं, फिर उसके नीचे मजीद नोड्स हो सकती हैं, तो ये बिहेवियर जो है ये कहलाता है ट्री का बिहेवियर या ट्री डेटा स्ट्रक्चर। इसके बरस ग्राफ की बात की जाए, होता ये भी नॉन लीनियर इन नेचर है, लेकिन इसमें कोई हायरार्की होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो भी सकती है लेकिन नहीं भी हो सकती। इसके नीचे जो आप अगर आइकन देखें या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, उसमें जो नोड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में कनेक्टेड नहीं है, यानी आप ये नहीं बता सकते कौन सी पेरेंट नोड है, कौन सी चाइल्ड नोड है, किसी भी नोड से कोई भी दूसरी नोड कनेक्ट हो सकती है, ठीक है। और ये है आपकी कोर्स की समरी। तो कोर्स में हम ये सब कवर करने वाले हैं। तो CLO1 में हमारे पास ये है, CLO2 में ये है, और ये आ जाते हैं, ठीक। तो आज जो है हम फर्स्ट चैप्टर जैसे कि स्टार्ट करने वाले हैं और इसका नाम है सिंपली डेटा स्ट्रक्चर। तो अगर कोर्स कंटेंट में किसी को कोई कंफ्यूजन क्यूरी है तो वो पूछ ले, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ तक बात कोर्स कंटेंट से रिलेटेड? चलिए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 भी है और ऑलरेडी अपलोडेड है ये आपके LMS पर, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन LMS ही होगा, कोई भी कोर्स रिलेटेड एक्टिविटी होगी तो आप बाय डिफ़ॉल्ट LMS को विजिट करेंगे। और मैं हर मरतबा क्लास से पहले SMS जनरेट नहीं करूँगा। इट्स अंडरस्टूड कि आप LMS विजिट करें अगर आपके स्केड्यूल में EDS की क्लास है, ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर में क्या है हमारे पास, लेक्चर 1 में आ जाते हैं हम। इसमें देखेंगे कुछ कंटेंट्स हैं कि डेटा स्ट्रक्चर समझने से पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि डेटा क्या है, तो पहले उसे समझेंगे, फिर डेटा स्ट्रक्चर पे आएंगे और फाइनली कुछ डेटा स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन हैं। तो व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ वैल्यू और सेट ऑफ वैल्यू। इन सिंपल वर्ड, कोई भी वैल्यू या मल्टीपल वैल्यूज को आप डेटा कह सकते हैं, ठीक है। और फर्दर अगर डिटेल में जाना चाहें तो 2 टाइप ऑफ डेटा पॉसिबल है। डेटा हो सकता है न्यूमेरिक हो या हो सकता है नॉन न्यूमेरिक या अल्फा न्यूमेरिक हो, ठीक है। न्यूमेरिक का मतलब है तो नंबर्स हो सकते हैं आपके पास डेटा में, अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है कैरेक्टर्स हो सकते हैं, अल्फाबेट्स हो सकते हैं। अल्फा न्यूमेरिक में कुछ भी आ सकता है, डिजिट, सिंबल्स या नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टॉप करके कह रहा हूँ कि रिकॉल करें आप डेटा टाइप्स के कॉन्सेप्ट को फ्रॉम प्रोग्रामिंग कोर्स। आपने प्रोग्रामिंग के कोर्स में डेटा टाइप पढ़ी थी और डेटा टाइप की 2 चीज़ें बताती थी एक्चुअली आपको। ये बताती थी कि सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएबल, यानी आप लिखते थे INT x, ठीक है। तो INT इसमें डेटा टाइप है, x वेरिएबल का नेम है, लेकिन INT ये बात बता रहा है कि इस x के अंदर ओनली न्यूमेरिक और होल नंबर इंटीजर है,
तो आप ये बता रहे हैं कि ओनली न्यूमेरिक होल नंबर कैन बी स्टोर्ड इन एक्स, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या इनके कोई भी कॉम्बिनेशन इसमें स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये बताती थी आपको डेटा टाइप, और दूसरी बात क्या बताती थी कि सेट ऑफ ऑपरेशन देन कैन बी परफॉर्म ऑन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएबल। साथ ही साथ डेटा टाइप आपको ये भी बताती थी कि आप इस पे कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। चूंकि ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है आईएनटी, तो इस पे आप एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप कंकैटिनेशन, सबस्ट्रिंग वाले या स्पेस रिमूव इस तरह के ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑपरेशन सारे के सारे अल्फा न्यूमेरिक या नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो डेटा बेसिकली क्या है, कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी, नॉन न्यूमेरिक भी, और इस पे वही सब चीज़ें अप्लाई होती हैं, कॉन्सेप्ट जो आपने डेटा टाइप में पढ़े थे, कि डेटा टाइप या डेटा आपको क्या बताता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिकॉल आ गया यहाँ पे डेटा टाइप्स का। डेटा टाइप्स इज एक्चुअली, जैसे कि नाम में आ रहा है, डेटा की टाइप। लेकिन ये सब बातें तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि सम टाइम जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके लिए ये डेटा टाइप इनफ नहीं होती। ठीक है, ये डेटा टाइप इनफ नहीं होती, यानी आपके पास इंटीजर है, आपके पास फ्लोट है, आपके पास करेक्टर है। लेकिन आप अगर याद करें एक और प्रॉब्लम जो हमने की थी, मैंने आपको कह दिया कि भाई आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अर्थमेटिक करके बताएं। तो क्या आपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी थी उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टोर करने के लिए कोई डेटा टाइप एग्जिस्ट करती थी? नहीं, उसमें कोई भी डेटा टाइप ऐसी नहीं थी, ना मैं इंटीजर में कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर कर सकता हूँ, ना फ्लोट में कर सकता हूँ, ना करेक्टर में। तो उस सूरत में क्या होता है कि हमें अपनी डेटा टाइप्स जो होती हैं बनानी पड़ती हैं यूजिंग प्रिमिटिव वंस। ठीक है, प्रिमिटिव का मतलब बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे अगर आप फिजिक्स का कॉन्सेप्ट रिकॉल करें, यूनिट्स होते हैं उसमें, आपका कहना चाहिए कि मीटर्स है डिस्टेंस के लिए, सेकंड है टाइम के लिए, केजी है मास के लिए। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि एक्सेलरेशन का यूनिट बताएं, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप देखें तो ये फंडामेंटल यूनिट से मिलके एक ड्राइव यूनिट बन गया। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे कि फंडामेंटल डेटा टाइप्स को यूज़ करते हुए कॉम्प्लेक्स या मोर सफिस्टिकेटेड डेटा टाइप्स इम्प्लीमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट अगर फंडामेंटल डेटा टाइप से पूरी नहीं हो रही, तो फिर हम जाते हैं कस्टम मेड या अपनी बनाई हुई डेटा टाइप्स की तरफ, ताकि हम अपना काम पूरा कर सकें। टू अचीव समथिंग हम कस्टम डेटा टाइप्स की तरफ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको हिंट देना चाहूँ तो यहाँ पे मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ टॉपिक स्ट्रक्चर्स की फ्रॉम प्रोग्रामिंग कोर्स। स्ट्रक्चर्स के टॉपिक में हमने कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इम्प्लीमेंट की थी, आपने भी की होगी। और अगर आपको याद हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अर्थमेटिक्स करनी थी, तो हमने स्ट्रक्चर से एक कस्टम डेटा टाइप इम्प्लीमेंट कर ली थी। ठीक है, तो ये तो हो गई डेटा पे बात और थोड़ा सा रिकॉल प्रीवियस कोर्स का। अब आ जाते हैं मेन बात। तो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? सिंपलेस्ट डेफिनेशन है द पैटर्न इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी, दैट्स इट, खत्म। पैटर्न इन विच डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी, डेटा मेमोरी के अंदर किस तरीके से स्टोर्ड है। ठीक है, अब जहन में हो सकता है आपके सवाल आ रहा हो, सर मेमोरी में तो 1010 ही होते हैं। बिल्कुल 1010 ही होता है, उसमें कोई पैटर्न की क्या बात है। लेकिन जब आप उसे रीड या राइट करते हैं तब आपको सर्टेन थिंग्स होती हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मैंने अभी आपको रिकॉल करा है डेटा टाइप। तो डेटा टाइप जो है वो उस पैटर्न को डिसाइड करती है कि उसको मुझे रीड कैसे करना है या राइट कैसे करना है। तो इस पॉइंट को अगर देखते हुए आए तो नीचे वाली एक डेफिनेशन आ जाती है, द मैथमेटिकल और लॉजिकल मॉडल ऑफ पर्टिकुलर डेटा ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर। यानी किसी ना किसी तरीके से आपने मैथमेटिक्स के थ्रू या लॉजिकल वे में डेटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, तो वो कहलाता है डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, सब कुछ डेटा स्ट्रक्चर ही है, इंटीजर भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, कैरेक्टर भी एक डेटा स्ट्रक्चर है, और फ्लोट भी एक डेटा स्ट्रक्चर। अभी मैं आगे एग्जाम्पल से बात क्लियर करता हूँ उन्हीं डेटा टाइप से जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो डेटा किस तरीके से ऑर्गेनाइज है इन मेमोरी, इसे कहा जाता है डेटा का स्ट्रक्चर।
ठीक है, स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है, बात करें किसी चीज़ के स्ट्रक्चर की बात करें, खाका, यानी वो कैसा अरेंज्ड है या कैसे दिखता है। तो डेटा कैसा दिखता है इन मेमोरी या किस तरीके से ऑर्गेनाइज है इन मेमोरी, इसे कहा जाता है डेटा स्ट्रक्चर। Data structure is a way of organizing data item by considering its relationship to each other. ठीक है, इसका मतलब ये है कि डेटा इज अ प्लूरल थिंग। ठीक है, मोर देन वन एलिमेंट होते हैं और ये भी कंसिडर करते हुए स्टोर किया जाता है कि उन एलिमेंट्स का आपस में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, ये हम जब आगे एरे के टॉपिक पे पहुंचेंगे तो आपको बात क्लियर होगी, क्योंकि हम वहाँ पे जब स्टोर करेंगे तो उनको एक्सेस करना, उनको रीड करना, राइट करने में क्या रिलेशनशिप आता है, तो हम इस पे तब बात करेंगे। डेटा स्ट्रक्चर मेनली स्पेसिफाइज अ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा by providing access methods with correct degree of associate। असल चीज़ है एक्सेसिंग। मुझे डेटा को सिर्फ स्टोर ही नहीं करना पड़ता, मुझे उस डेटा को देर और जल्द दो बदेर यानी कभी ना कभी उसे एक्सेस तो करना है। मैं उसको रीड करूँगा, हो सकता है उसे मॉडिफाई कर दूँ, हो सकता है मैं अगर एक बात कर लें, एग्जांपल देता हूँ, आपने एक सेल्फी ली है, ठीक है, आपने सेल्फी को क्या करना है, क्या सिर्फ लेके छोड़ देना है मोबाइल फ़ोन के अंदर? नहीं, आप उसे व्यू करेंगे, हो सकता है आप उसको क्रॉप करें, हो सकता है आप उसको मॉडिफाई करें, हो सकता है आप उस पे कोई फ़िल्टर अप्लाई करें। तो ये क्या हो रहा है, उस डेटा को आप एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है? आप उसको व्यू करते हैं तो रीड कर रहे हैं, आप उसको मॉडिफाई करते हैं तो आप उसको ओवरराइट या राइट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। तो डेटा को बार-बार एक्सेस करना पड़ता है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, आपको बताता है कि आप किस तरीके से किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? डेटा स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रेजेंट इन बोथ मेन मेमोरी, रैम एंड ऑक्सिलरी मेमोरी या हार्ड ड्राइव। ठीक है? डेटा दोनों तरह का होता है। जैसे कि मैंने इमेज की बात की, तो इमेज तो आपका हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है। लेकिन इस कोर्स में हम जितने भी डेटा स्ट्रक्चर कवर करेंगे, वो सब के सब रैम को बिलॉन्ग करते हैं। यानी जब भी मैं मेमोरी का वर्ड यूज़ करूँगा, तो इम्प्लिसिटली इट मीन्स मैं रैम की बात कर रहा हूँ। ठीक है? हम जो इस कोर्स में डेटा स्ट्रक्चर कवर करने वाले हैं, वो सब रैम से रिलेटेड है। इस बात को काइंडली ज़हन में रखिएगा। हार्ड डिस्क वाले अलग होते हैं, फाइल, फ़ोल्डर, डायरेक्टरीज़, हम उस पे बात नहीं करेंगे और आपने देखा भी कोर्स कंटेंट में ये नाम कहीं पर भी नहीं है। तो हम जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करने वाले हैं, वो सब रैम से एसोसिएटेड है। अच्छा, यहाँ पे फिर एक समरी कर दी गई है कि डेटा स्ट्रक्चर इज़ एक्चुअली, सारी डेफिनेशन को अगर समरी करें तो कह रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड डेटा प्लस ऑपरेशंस। ठीक है? डेटा तो है, लेकिन उसमें ऑपरेशंस भी तो हैं, रीड करना है या राइट करना है, मॉडिफाई करना है। तो ये चीज़ कहलाती है आपका कंप्लीट पैकेज ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है? और मैंने आगे एक ब्रैकेट में किया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस इन ऊप। ऊप स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है? हमने सी लैंग्वेज पढ़ी, आप लोगों ने सी लैंग्वेज कोर्स में पढ़ी, तो उसमें आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ाएगी, बल्कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पढ़ाएगी। ठीक है? एक पैराडाइम होता था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है? लेकिन अब जो कहना चाहिए कि लेटेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ हैं, वो ज़्यादातर जो हैं आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम सपोर्ट करती हैं। ठीक है? तो उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं क्लासेस, या यूँ समझ लें, क्लास इज़ अ मोर एडवांस्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर्स। यानी जहाँ पे आपने सी प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स को एंड किया था, ये ऊप का कॉन्सेप्ट उसके आगे से शुरू होते हैं। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के करिकुलम में कहीं पे भी आपको ऊप लैंग्वेज नहीं पढ़ानी, ना पढ़नी है। तो वैसे यानी कोर्स में इलेक्ट्रिकल में तो नहीं पढ़ाई जाएगी, लेकिन मैं एनकरेज करूँगा कि आप इसको खुद से थोड़ा-सा रिसर्च करें और इसे सीखने की कोशिश करें, एक अच्छी चीज़ है। ठीक है? करिकुलम के स्कोप से बियॉन्ड है, लेकिन आप इसको सीखने की कोशिश करें। यूँ ये बता देता हूँ कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो कि पार्शियली सी है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका वो सारा का सारा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का है। तो आप चाहें तो सी की बेसिस पे ही सी प्लस प्लस को सीख सकते हैं इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैनर। ठीक है? तो सी प्लस प्लस सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की भी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। इसीलिए तो उसे कहा जाता है सी में प्लस प्लस, यानी सी में इंक्रीमेंट कर दिया गया है, सी में कुछ इज़ाफ़ा हुआ है। तो सी प्लस प्लस में ऊप की फैसिलिटी मौजूद है। ठीक है? फिर कह रहा हूँ, हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं है, लेकिन आई एनकरेज यू कि आप इसे खुद से एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं। व्हाई डेटा स्ट्रक्चर? वर्ड तो समझ में आ गया ना? क्या है, बात समझ में आ गई। डेटा को ऑर्गेनाइज़ करना है,
उसको एक्सेस करना है। ये सब है बस डेटा स्ट्रक्चर। वाई का मतलब है क्यों मुझे क्या ज़रूरत है ये करने की। तो इसका जवाब है कि टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा इन सच अ वे दैट इट प्रोवाइड्स बेटर वे टू एक्सेस एंड मॉडिफाई डेटा। ऑलरेडी इसका जवाब आपको दे चुका हूँ कि आपको उसको सिर्फ स्टोर नहीं करना, एक्सेस एंड मॉडिफाई भी करना है। तो ये है असल वजह। लेकिन सेकंड पॉइंट देखें तो कहा जा रहा है नो सिंगल डेटा स्ट्रक्चर वर्क वेल फॉर ऑल द पर्पस। यानी वो नहीं है कि होता है ना, वो कहते हैं कि सिंगल हैमर फॉर ऑल नेल्स, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, आप एक ही डेटा, आप सोचे कि यार मैंने एक यूनिवर्सल टाइप का डेटा स्ट्रक्चर बना लिया और मैं सारे काम उससे करूँगा, काम हो जाएंगे लेकिन एफिशिएंसी नहीं आएगी, वेस्टेज होगी। तो नो सिंगल डेटा स्ट्रक्चर वर्क वेल फॉर ऑल केसेस। हर केस के लिए अलग अलग टाइप का डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होता है, और इसीलिए तो अलग अलग टाइप के डेटा स्ट्रक्चर है कि कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुटेबल ये है, कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बी है। यानी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टैक यूज होगा, तो कुछ को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्यूज यूज होगी, तो कुछ के लिए बेहतर होगा ट्रीज, कुछ के लिए बेहतर होगा ग्राफ। ठीक है, तो हर प्रॉब्लम यूनिक होती है, तो हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए यूनिक डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है। ईच डेटा स्ट्रक्चर हैज इट्स ओन स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन। ठीक है, हर डेटा स्ट्रक्चर में कुछ स्ट्रेंथ हैं, वीकनेसेस भी हैं, और यही हम इस पूरे कोर्स में देखते रहेंगे जब हम एरे और खासतौर पर लिंक लिस्ट को कंपेयर करेंगे। लेकिन आप डेटा स्ट्रक्चर चूज करते हैं इन दो बिना पर। पहली बात तो वो यही है कि इट मस्ट बी रिच इनफ इन रिप्रेजेंटिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि आप रियल वर्ल्ड की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जो मेरी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी की सारी पूरी करते हैं। ऐसा ना हो कि मेरी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं हो रही हो और मैंने वो डेटा स्ट्रक्चर पिक कर लिया, तो जाहिर सी बात है आगे चल के मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट कवर नहीं हो रहा। 80% काम हो रहा था, मैंने 20 का कहा चलो जाने दें, लेकिन इवेंचुअली आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर पिक कर लिया जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सुटेबल नहीं। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या ये बेस्ट फिट है। ठीक है, तो पहली बात तो ये देखनी है। दूसरी बात ये रखनी है कि वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन सिंपल इनफ हो। ठीक है, इट शुड बी सिंपल इनफ एंड प्रोवाइड एफिशिएंट डेटा प्रोसेसिंग। यानी आपने ये नहीं करना है कि इतना कॉम्प्लेक्स सा डेटा स्ट्रक्चर पिक कर लेना है कि उसको प्रोसेस करना, एक्सेस करना के लिए रिसोर्सेज ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा रैम रिक्वायर्ड हो सकता है आपको हैवी प्रोसेसर रिक्वायर्ड हो, तो ये भी नहीं करना है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि पहली चीज़ तो होनी चाहिए कि काम पूरा हो जाना चाहिए, ऐसा डेटा स्ट्रक्चर पिक करना है, और दूसरी कोशिश ये होनी चाहिए कि आसानी से हो जाए। ठीक है? मुश्किल नहीं करनी है, कोई मुश्किल को एनकरेज नहीं करता। कहते हैं ना कि सिम्प्लिसिटी इज़ द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। तो जितना सिंपल है उतना ही बेहतर है। तो पहली कोशिश ये होगी कि काम पूरा हो, और दूसरी कोशिश ये होती है कि काम आसानी से पूरा हो जाए। ठीक है? इट्स लाइक कि आपको कहा जाए कि मैं कहता हूँ कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आपने एक रूम से दूसरे रूम में मूव करना है। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं आपसे पूछूँगा आपने वो काम पूरा किया? यानी ऑब्जेक्ट मूव हुआ या नहीं हुआ? ठीक है? लेकिन दूसरा ये भी है कि आपने ये देखना है कि मैं आसानी से मूव कर सकता हूँ या नहीं? पता चला आप उसको घसीट रहे हैं, आपके वज़न से ज़्यादा है, आपसे नहीं घसीटा जा रहा, या आप उसको हो सकता है ब्रेक कर सकते हो, पीसेज़ में लेकर आए। इट्स लाइक मूविंग फर्नीचर फ्रॉम वन रूम टू अनदर, ये कर लेते हैं। एक रियल ऑब्जेक्ट है, प्रॉब्लम दी गई है। अब अगर एक बंदा हो सकता है घसीट-घसीट के कर रहा हो तो सुबह से शाम लगा रहेगा, थक भी जाएगा, स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा, तो काम हो सकता है इवेंचुअली हो जाए, लेकिन उसे एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़े। बजाए इसके कि एक बंदा उसको पीसेज़ में ब्रेक करे, डिसमेंटल करे, वहाँ जाके दोबारा लगा दे, तो उसने टाइम बचाया, सिंपल तरीके से काम हो गया। तो ये बात है कि काम को करना, और दूसरा पॉइंट ये है कि काम को आसानी से करना। ठीक है? तो ये ध्यान रखना होता है जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर को पिक करते हैं। इतना मुश्किल नहीं ले लेना डेटा स्ट्रक्चर के काम करना ही हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाए। ठीक है? मेरे ख़्याल से इतना बताना गुड इनफ है कि डेटा स्ट्रक्चर क्यों ज़रूरी है। एक तो ये कि हर प्रॉब्लम यूनिक होती है, तो यूनिक डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, और हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है जैक ऑफ ऑल वाला सिस्टम नहीं है। तो हर प्रॉब्लम के लिए डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर, और पिक करते वक़्त आपको ध्यान रखना है कि आपका काम पूरा हो और आसानी से पूरा हो। यहाँ पे किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई क्यूरी हो तो पूछ सकता है। जी क्लास, एनी क्यूरी?
चलें तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको बात समझ में आ जाएगी कि डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जो मैं कह रहा था। तो मैंने 2 डेटा टाइप्स यहाँ पे कंसीडर कर लिए हैं, न्यूमेरिक एंड अल्फा न्यूमेरिक टाइप। 2 पॉसिबल डेटा स्ट्रक्चर हैं इसमें मेरे पास, इंटीजर एंड कैरेक्टर। तो इसमें ये हुआ कि ये मेमोरी है मेरे पास और इसके अंदर डेटा मौजूद है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप देख रहे हैं दोनों सेल्स के अंदर जो डेटा है वो सेम है। 111 0 11 00, नीचे वाला देखें तो 111 0 11 00, दोनों का डेटा सेम है। क्योंकि अभी बताया था ना मैंने, मेमोरी में तो रिप्रेजेंटेशन 1010 है। लेकिन मैंने कहा कि ये वाला जो डेटा है, प्रोग्रामिंग ने इसको लेबल किया हुआ है एज इंटीजर, और ये वाले डेटा को लेबल हुआ हुआ है एज करेक्टर। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में एक डेटा जो है इंटीजर का है और एक डेटा जो है करेक्टर का है। ये आ गया अब डेटा स्ट्रक्चर की इन्वॉल्व। बाइनरी लेवल पे तो 101 है, लेकिन उससे ऊपर लेवल पे आए तो पता लग रहा है कि इंटीजर टाइप का है और ये करेक्टर टाइप का है। यानी अगर देखा जाए तो इंटीजर की अगर बात करें तो इंटीजर में न्यूमेरिक नंबर से बात करें, मैं बड़ा सिंपल सा मेथड कंसीडर कर रहा हूँ साइन मैग्नीट्यूड का। ठीक है, जिसमें ये होता है कि एक बिट जो होती है, पहली बिट रिप्रेजेंट करती है साइन को और बाकी सारी बिट रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये सबसे सिंपलेस्ट है लेकिन बेस्ट मेथड नहीं है। ये आप मेथड्स हो सकता है डीएलएफ के कोर्स में कवर करें। साइन मैग्नीट्यूड के अलावा होते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट, तो फिर वही कहूँगा डीएलएफ के कोर्स का पार्ट है, तो मैं यहाँ पे समझाऊंगा नहीं क्या होता है, लेकिन सिंपलेस्ट बात समझा रहा हूँ कि पहली बिट होती है साइन मैग्नीट्यूड में साइन की और बाकी रिमेनिंग होता है मैग्नीट्यूड। तो और करेक्टर का आपको ऑलरेडी पता है कि वो आस्की चार्ट फॉलो करता है, तो उसको हम आस्की चार्ट से देख लेंगे। यानी इसमें अगर देखा जाए तो इंटीजर में ये फॉर्मेट बन जाता है मेरे पास, यानी 1 इज रिप्रेजेंटिंग साइन ऑफ माय नंबर और रिमेनिंग चीज जो है वो बता रही है मैग्नीट्यूड। और करेक्टर की बात की जाए तो आस्की है, तो इसमें कोई साइन जैसी चीज नहीं है, इस नंबर को सिंपली मैंने आस्की चार्ट से देख के लिख देना है कि इसके अगेंस्ट क्या आने वाला है। तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स को डिकोड करता हूँ, यानी इसे प्रिंट एफ करवाता हूँ, ठीक है, देखा जाए तो बाइनरी लेवल पे दोनों सेम है लेकिन इनकी डेटा टाइप या डेटा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो जब मैं इनको प्रिंट एफ करता हूँ, यानी मैं इनको रीड कर रहा हूँ, एक्सेस कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, तो इसका रिजल्ट आएगा -108 और नीचे जो है आस्की वाला उसका रिजल्ट आएगा माइनस सॉरी इन्फिनिटी का सिंबल। सिंबल है ये, ठीक है, इन्फिनिटी में न्यूमेरिक में नहीं कह रहा, मैं सिंबल में कह रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैंने सिंगल कोट में यूज किया है, ये बता रहा है कि ये करेक्टर है, एक इन्फिनिटी का सिंबल है, कुछ भी हो सकता था। मैंने जो नंबर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, इसका आस्की चार्ट में जो सिंबल है वो है इन्फिनिटी। ठीक है, इट्स जस्ट अ सिंबल, फिर कह रहा हूँ कोई भी सिंबल हो सकता था, हो सकता है मैं कोई और नंबर रखता तो डॉलर साइन आ जाता, कोई और रखता तो इमोजी आ जाती, कोई और रखता तो कोई अल्फाबेट्स आ जाते। लेकिन जब आप देखें सेम बाइनरी डेटा को अगर मैं हाई लेवल पे रीड करता हूं तो दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ बात ये समझाना चाह रहा हूँ कि बाइनरी लेवल पे कोड वही है 1110 1100, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से या डेटा टाइप चेंज होने की वजह से देखा जाए तो ये दोनों का मीनिंग बदल गया। यानी एक यूजर को एक जगह दिख रहा है माइनस का 108 और एक जगह दिख रहा है इन्फिनिटी का सिंबल। अच्छा, ये माइनस का 108 क्यों दिख रहा है? साइन मैग्नीट्यूड में 1 का मतलब अगर साइन में 1 आ रहा है तो इसका मतलब होता है नेगेटिव नंबर, और साइन में अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब होता है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, बस इतना बता सकता हूँ, बाकी डिटेल साइन मैग्नीट्यूड की नहीं बता रहा हूँ। बस ये बता रहा हूँ कि 1 का मतलब होता है नेगेटिव नंबर और 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है, तो आप बात समझे कि डेटा स्ट्रक्चर बदलने से या डेटा टाइप बदलने से क्या फ़र्क आ जाता है डेटा पे, कि डेटा को रीड और राइट करना या एक्सेस करने का मेथड ही बदल जाता है। तो मेथड बदल जाता है तो इवेंचुअली जो एंड रिजल्ट आता है वो भी डिफरेंट हो जाता है। बात समझे? तो इंटीजर था तो -108 हो गया मेरा सेम डेटा, और अगर उसको मैं कैरेक्टर ट्रीट करूँगा तो वो मेरे पास इन्फिनिटी का सिंबल आ गया, और अगर मैं इसको फ्लोट ट्रीट कर दूँगा तो और ही कुछ और रिजल्ट आ जाएगा। समझ रहे हैं बात? लेकिन मैंने एग्जांपल सिंपल रखी है ताकि आप डिफरेंशिएट कर सकें, क्योंकि आप इन दोनों डेटा टाइप से फेमिलियर हैं और ये बड़ी ईजियर डेटा टाइप्स हैं। तो अब बताइए यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? ये बात समझना कि डेटा स्ट्रक्चर बदलने से क्या फ़र्क पड़ता है।
ठीक है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कोई क्वेरी नहीं है, आगे बढ़ जाता हूँ। तो बिग पिक्चर क्या है? डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट आपको याद है, सेट ऑफ वैल्यूज एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस। और डेटा स्ट्रक्चर की भी हमने बात कर ली है, तो डेटा स्ट्रक्चर ही होता है जो डिस्क्राइब करता है कि सेट ऑफ वैल्यूज क्या आएंगी, और डेटा स्ट्रक्चर ही होता है जो डिफाइन करता है कि सेट ऑफ ऑपरेशन क्या परफॉर्म होंगे। डिस्क्राइब और डिफाइन का वर्ड आप समझ रहे हैं, फंक्शन डेफिनेशन होती है, तो इसीलिए मैंने डिफाइन का वर्ड यूज़ किया है। और डिस्क्राइब का मतलब सिंपली बताता है कि क्या क्या इसमें डेटा आ सकता है। और अगर आप बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर प्लस एल्गोरिथम मिलके आपका किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाते हैं। यानी कुछ डेटा मौजूद होता है, कुछ फंक्शनैलिटी मौजूद होती है, डेटा पार्ट को डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है और फंक्शनैलिटी पार्ट को एल्गोरिथम कहा जाता है। ठीक है, तो बिग पिक्चर हमारे पास ये है। इसको हम मज़ीद आगे जब एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो रिविज़िट करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने ये कंक्लूड कर लिया है कि डेटा स्ट्रक्चर और डेटा टाइप एक ही जैसी बातें बता रहे हैं। फर्दर हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर में क्लासिफिकेशन है। प्रिमिटिव होते हैं, प्रिमिटिव जैसे कि मैं बता चुका हूँ, बेसिक या फंडामेंटल लेवल या वो डेटा स्ट्रक्चर जो आप अपने प्रोग्रामिंग के कोर्स में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि वो सिंपलर या फंडामेंटल नहीं होते बल्कि मोर सोफिस्टिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं टू सॉल्व आवर पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, और ये डेटा स्ट्रक्चर होमोजीनियस एलिमेंट्स के भी होते हैं और हेट्रोजीनियस या नॉन होमोजीनियस कह लें आप, इस टाइप के भी होते हैं। होमोजीनियस का मतलब सेम टाइप, यानी सारे के सारे डेटा एलिमेंट एक ही टाइप के होंगे, या हो सकता है सारे डेटा टाइप्स एलिमेंट की टाइप्स अलग अलग हो। इनकी एग्जांपल्स हैं एरे, लिंक लिस्ट, ट्री, फाइल, ग्राफ, ये सब आते हैं। ठीक है, और प्रिमिटिव में आपको पता ही है इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर्स, पॉइंटर्स, ये आते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन को अगर प्लॉट करके दिखाया जाए तो ये है। तो डेटा स्ट्रक्चर में लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें प्रिमिटिव, तो इसमें इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और बूलियन भी आ जाता है। बूलियन डेटा टाइप सी में नहीं थी लेकिन आगे लैंग्वेजेस में होती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रू या फॉल्स आता है। और राइट साइड पे देखा जाए नॉन प्रिमिटिव, तो इसमें लीनियर और नॉन लीनियर आ जाते हैं। लीनियर में एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, और नॉन लीनियर में ट्रीज एंड ग्राफ। या यूं समझ लीजिए जो राइट हैंड साइड पे है आपके पास, यही आपका पूरा एडीएस का कोर्स है। और जो लेफ्ट में मौजूद है वो ऑलरेडी आप कवर कर चुके हैं प्रोग्रामिंग के कोर्स में। ठीक है मुश्तबा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटा स्ट्रक्चर हमने देख लिया, उसको हमने क्लासिफाई कर लिया, और क्लासिफाई करके ये भी बता दिया कि हमारे कोर्स में कौन सा पार्ट मौजूद है। तो डेटा स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट, समरी कर लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर की यही है। ठीक है, एल्गोरिथम में हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, तो आज इसमें कुछ नहीं है। और हमारे पास सर्चिंग एंड सॉर्टिंग में भी फ़िलहाल कुछ नहीं है। और ये वाले टॉपिक्स को मैं थोड़ा-सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है। एरेज़ से हम फ़ैमिलियर हैं। वही बातें लिखी हुई हैं लेकिन सीधा-सीधा बातें बता देता हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, ठीक है। फाइनाइट होता है, फाइनाइट का मतलब वही है कि इसमें फिक्स साइज़ का होता है। होमोजीनियस एलिमेंट्स का मतलब है सेम डेटा टाइप्स के होते हैं। और ख़ास बात इसकी क्या थी कि इसमें सक्सेसिव मेमोरी लोकेशन होती है, यानी सारे एलिमेंट्स बैक टू बैक सेम एक के बाद मेमोरी लोकेशन पे होते हैं, जिसकी वजह से इसके हर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आप इंडेक्स यूज़ करते हैं। इंडेक्स है जिसे सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। ठीक है, इसकी रिप्रेजेंटेशन अगर देखना चाहें यहाँ मौजूद है। करेक्टर x8, इसका मतलब ये है कि मैं करेक्टर के 8 एलिमेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ और सब रिप्रेजेंट होंगे x के नेम से। और अगर इंडिविजुअल एलिमेंट को एक्सेस करना है, से पहले एलिमेंट को, तो मैं एक्सेस करूँगा x ऑफ 0 से, और दूसरे को एलिमेंट को एक्सेस करना है तो x ऑफ 1 से, एंड सो ऑन। और लास्ट एलिमेंट कहलाएगा मेरा x ऑफ 7। काउंटिंग एरे में हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ये हम रिकॉल कर रहे हैं प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट जिसे कहा जाता है एरेज। ठीक है, बाकी अगर डिटेल आप पढ़ना चाहें तो इसमें मौजूद है। मैं ज़्यादा डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आगे हमारे पास जब चैप्टर आएगा तो हम इसको डिटेल में एक्सप्लोर कर लेंगे।
एरे के अलावा हमारे पास है स्टैक। स्टैक के बारे में बताया था मैंने कि लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है ये। इसका मतलब ये है कि दैट एलिमेंट दैट इज स्टोर्ड या राइट लास्ट विल बी द फर्स्ट वन टू बी एक्सेस या रीड। यानी इसके लिए आपके सामने ये एक एग्जांपल है, थोड़ी सी एक इमेज बनी हुई है कि अगर आपको मैं कहूँ कि आप प्लेटों का ढेर लगाएं, यानी प्लेटों को एक साथ जमा करें, ठीक है? तो आप एक ही प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट के ऊपर तीसरी प्लेट के ऊपर चौथी प्लेट इस तरीके से रखें। अगर अब मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एक प्लेट रिक्वायर्ड है, तो आप मुझे कौन-सी प्लेट पिक करके देंगे? ठीक है? तो इसका ऑब्वियस आंसर ये है कि आप मुझे वो प्लेट पिक करके देंगे जो टॉप पे मौजूद है, क्योंकि बीच में से आप प्लेट निकालेंगे तो बाकी प्लेट्स गिरने का डर है। ठीक है? तो इसमें रिस्ट्रिक्शन क्या आ गई? आप साइड से प्लेट्स नहीं निकाल सकते, आप नीचे से कोई प्लेट्स नहीं निकाल सकते। आपके पास सेफेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप प्लेट्स उठाएँगे टॉप पे से, यानी कि जो सबसे लास्ट में रखी गई होगी प्लेट वो सबसे पहले पिक की जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड लास्ट वाली पिक की जाएगी, फिर उसके बाद थर्ड लास्ट वाली एंड सो ऑन। तो ये इस बिहेवियर कहलाता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, या और यही चीज़ है आपकी स्टैक। ठीक है? डिटेल से हम स्टैक को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशंस बताई हुई हैं कि फंक्शन कॉल्स में स्टैक यूज़ होती है। ठीक है? जब मैं रिकर्जन का टॉपिक विज़िट करूँगा तो दोबारा से बता दूँगा कि कहाँ पे फंक्शन कॉल में स्टैक यूज़ होती है। और इवैल्यूएटिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ये भी स्टैक का जब हमारे पास चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आएगा। तो ये 2 एप्लीकेशन हम इस कोर्स में इसकी कवर कर लेंगे। स्टैक के बाद हमारे पास है क्यू। क्यू से तो आप अच्छे से फ़ेमिलियर हैं, आप कहीं पर भी जाएँ, बैंक पे जाएँ, कोर्स रजिस्ट्रेशन पे जाएँ, आपको लाइन लगानी पड़ती है और लाइन का बड़ा सिंपल सा रूल होता है, जो पहले आया है वो पहले सर्व किया जाएगा, ठीक है? यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, या इसे इन अदर वर्ड कहा जाता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले लाइन के अंदर आया था, वही सबसे पहले लाइन से बाहर जाएगा। फिर जो दूसरा नंबर पे है वो बाहर जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, यानी लाइन में एंट्री हो रही होती है बैक साइड से, ठीक है? और एग्ज़िट हो रहा होता है फ्रंट साइड से। तो क्यू में क्या है कि आपके पास 2 एंड्स होते हैं, फ्रंट एंड और रियर एंड। हमेशा नया एलिमेंट आएगा बैक साइड से या रियर से, और एलिमेंट डिलीट होगा या रिमूव किया जाएगा हमेशा फ्रंट से। यानी क्यू से अगर किसी बंदे को निकलना है, तो यूजुअल केस क्या है, नॉर्मल सिनेरियो ये है कि वो फ्रंट वाला जाएगा। बीच से ना कोई आ सकता है, ना जा सकता है। आएँगे-जाएँगे तो लोग एतराज़ करेंगे। ठीक है, जाने पे शायद ना करें, लेकिन आने पे करेंगे। ठीक है, रियल क्यू में तो ऐसा होता है बंदा चला जाता है, लेकिन कंप्यूटर की क्यू में ऐसी इजाज़त नहीं है, दाएँ-बाएँ से आना अलाउ नहीं है, पीछे से आइए और आगे से चले जाइए। तो ये होता है फीफो। ठीक है, प्रोसेस शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बहुत यूज़ होती है क्यू। ये मल्टीपल एप्लीकेशन रन हो रही होती हैं, तो कौन-सी एप्लीकेशन को पहले प्रोसेस किया जाए, कौन-सी को बाद में किया जाए, तो वहाँ पे क्यू यूज़ होती है। इसके अलावा आपकी प्रिंटर की जॉब्स की बात की जाए, प्रिंटर यूजुअली ऑफ़िस में एक होता है, मल्टीपल यूज़र्स होते हैं, तो अगर वो प्रिंट भेज दें सारे एक साथ, तो वहाँ पे क्यू लगी होती है। पहले जिसका आया वो प्रिंट होगा, फिर दूसरे का प्रिंट होगा एंड सो ऑन। तो क्यू की भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और ये भी ईज़ियर टॉपिक है, इसको हम देखेंगे डिटेल में जब इसका नंबर आएगा। और लास्टली हमारे पास टॉपिक है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट क्या है बेसिकली, अगर कहा जाए कि एरे का अल्टरनेट है। ठीक है? यानी एरे की कमियाँ जो है दूर करता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, यूँ कहा जाए कि इस कोर्स का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है लिंक लिस्ट, तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है? बाकी पूरा कोर्स ईज़ियर देन द प्रोग्रामिंग कोर्स है। ठीक है? बस सिर्फ़ ये कोर्स थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड, बस ये बता देता हूँ कि ये अल्टरनेट होता है एरे का, और ये मुश्किल क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें पॉइंटर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है? थोड़ी-सी नीचे एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है कि कोड के अंदर अगर आप नोड बनाना चाहें, तो नोड इस तरीके से बनेगी स्टूडेंट की, कि स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट की आईडी है, लेकिन देखा जाए तो स्टूडेंट के अंदर एक पॉइंटर है और वो स्टूडेंट ही टाइप का है। तो ये थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, इसको अभी डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इसमें 2 पार्ट्स होते हैं नोड्स में, एक इन्फॉर्मेशन और एक अगली नोड का लिंक। अगर मैं इसको आपको एक एनालॉजी देना चाहूँ तो आसान सी दे सकता हूँ कि इट्स लाइक अ ट्रेन। ठीक है? ट्रेन के अंदर आपने देखा है कैरेज होते हैं, डब्बे जो लगे होते हैं, बिल्कुल वैसी ही है लिंक लिस्ट। इसमें डब्बे को नोड कह सकते हैं आप,
ठीक है, आपको कोई डब्बा हटाना है तो आप इजीली हटा सकते हैं, कोई डब्बा लगाना है तो आप इजीली लगा सकते हैं, और ट्रेन की कोई लेंथ फिक्स नहीं होती। हो सकता है कि उसमें 20 कैरेजेस लगे हुए हैं, हो सकता है उसमें 25 लगा दें, हो सकता है उसमें 15 लगा दें, उसमें 5 लगा दें। तो ये करना बहुत आसान होता है लिंक लिस्ट में, ठीक है। एरे में ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लिंक लिस्ट में ये करना आसान है, ठीक। तो ये एग्जांपल हो गई आपके पास लिंक लिस्ट की, कि ट्रेन कैरेज इज अ लिंक लिस्ट, ठीक है। और लास्ट हमारे पास है नॉन लीनियर में ट्रीज एंड ग्राफ्स। तो ट्री जैसा कि ये आपको दिखाई दे रहा है कि नॉन लीनियर बिहेवियर है इसका, और ज़्यादातर आपकी इन्फॉर्मेशन अगर आप देखें तो इसी तरह की होती है जैसे यहाँ शो हो रही है। से अगर एक एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय में उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर आ गया, उसका नाम आ गया। नेम में देखें तो फर्दर 3 फील्ड्स हैं, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम। एड्रेस पे आ जाएँ, एड्रेस पे आ जाएँ तो स्ट्रीट, एरिया, एरिया पे आ जाएँ सिटी, स्टेट, ज़िप कोड। तो आप ये बिहेवियर देख रहे हैं सब फ़ील्ड्स के अंदर सब फ़ील्ड्स, और इसमें इवेंचुअली क्या है, ये सब किसका डेटा है? एक एम्प्लॉयी का डेटा है। तो ये बिहेवियर लीनियर कहीं से नहीं है। आप देख रहे हैं इसमें लाइन नहीं बन रही बल्कि डेटा एक दरख्त की तरह, शाखों की तरह फैल रहा है। ठीक है? तो इसी वजह से इसको कहा गया ट्री से मिलता-जुलता है, तो इसकी रिज़ेम्बलेंस की वजह से कहा गया है ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। और यही चीज़ वर्ड्स में लिखी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को पॉइंट बुलेट नंबर ये बता रहा है कि दूसरे लेवल का है। सोशल सिक्योरिटी, नेम, एड्रेस, एज, सैलरी, डिपार्टमेंट सेकंड स्टेज पर हैं। फिर आ जाते हैं लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडल एज, ये है मिडल इनिशियल, ये थर्ड स्टेज पर हैं। स्ट्रीट एरिया भी थर्ड स्टेज पर है, और फोर्थ पे सिटी, स्टेट, ज़िप कोड। ये बता रहा है लेवल कि कितना नीचे जाके ट्री में आपकी ये इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेटा स्ट्रक्चर। और यूँ कहा जाए कि आजकल जो नॉन सीक्वल डेटा स्ट्रक्चर्स मशहूर हैं, या जिसे कहा जाता है नॉन सीक्वल ही कह लें आप, और उसमें इन्फॉर्मेशन इस तरीके से ही स्टोर हो रही है टेबल्स के बजाय, ठीक। और देन लास्ट हमारे पास है ग्राफ्स। तो ग्राफ एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें कोई हायरार्की नहीं है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। इट्स लाइक कि अगर मैं बात कहूँ कि आप सोशल मीडिया की बात कर लें, जैसे फेसबुक की बात कर लेते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कनेक्टेड हैं अपने फ्रेंड से, ठीक है, समझ में आता है। फिर इवेंचुअली जो आपस में लिंक्स हैं, उसमें कोई पैरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप नहीं है और वो लीनियर भी नहीं है। तो फेसबुक इन आपकी इन्फॉर्मेशन कैसे मैनेज कर रहा है? तो फेसबुक जिस डेटा स्ट्रक्चर में मैनेज कर रहा है, वो कहलाता है ग्राफ। ठीक है? क्योंकि आप सारों से एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं नोड बाय नोड, और आपस में कोई ऑर्डर भी नहीं है। कोई किसी का पेरेंट को भी ऐड करेंगे आप अपने, तो वो आपका फ्रेंड ही आएगा, यानी उसका लेवल भी वैसे ही आएगा। आप अपने बेटे को ऐड करेंगे तो उसका लेवल भी बिल्कुल वैसे ही आएगा एज़ अ फ्रेंड। तो वो कुछ डायरेक्टली लिंक हैं, कुछ इनडायरेक्टली लिंक हैं, लेकिन सब अगर आप बिगर पिक्चर देखें तो सारी नोड्स आपस में कनेक्टेड हैं ऐसे कि वो एक जाल-सा बन रहा है। ठीक है? और कोई नोड कोई हायरार्की नहीं रखती, तो वो डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है आपके पास ग्राफ। ठीक है? तो ये थी हमारी थोड़ी-सी कोर्स की समरी, और थोड़ा-थोड़ा मैंने इनकी सीधा-सीधा बातें बता दी हैं आप लोगों को। तो बाकी इन टॉपिक्स को हम डिटेल से डिस्कस करते जाएँगे आहिस्ता-आहिस्ता। इसके अलावा हमारे पास कोर्स में आज के लेक्चर में कुछ नहीं है, बस ये कि इम्पोर्टेंट स्लाइड है आप लोगों के लिए कि फॉर लेक्चर एंड अदर कोर्स मटेरियल आप एलएमएस विज़िट करें। और इसके अलावा ये कोर्स आउटलाइन में तो ये चीज़ें मेंशन है, लेकिन मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि क्योंकि ज़्यादातर लोग कोर्स आउटलाइन नहीं पढ़ेंगे, तो उनके लिए लिखा हुआ है कि ब्रेकडाउन, क्विज़ेज़ का ब्रेकडाउन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 15 मार्क्स का है, असाइनमेंट 10 मार्क्स का है, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम 5 मार्क्स का है, और रिमेनिंग जो 20 बचे वो मिड के मार्क्स, ठीक है? तो ये 50 के सेशनल्स हो गए। असाइनमेंट वैसा ही है, मैंने बताया है कि लेक्चर एंड होने के बाद नेक्स्ट वीक हो सकता है। लेक्चर के बाद असाइनमेंट तो आएगा ही आएगा जब एंड होगा, और क्विज़ कि अगले हफ्ते पॉसिबल है, यानी एक्सपेक्टेड डेट यही है कि आपका एक चैप्टर एंड हुआ है तो अगले हफ्ते मैं उसका क्विज ले सकता हूँ। कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम 2 वीक्स आफ्टर इशू डेट है। ये देखते हैं हमारे कोर्स में टॉपिक कब आता है, हो सकता है पहले आ जाए मिड से तो पहले असाइन कर दूंगा, बाद में आया तो बाद में। ये अभी डिसाइडेड नहीं है कि कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम कब आप लोगों को असाइन होगा, ठीक है। तो कोर्स में मेरे ख्याल से लेक्चर में आज हमारे पास यही था, बिल्कुल। अब थोड़ी-सी जनरल बातें बता देता हूँ कोर्स से रिलेटेड।
ये कोर्स चलें वो बाद में बताता हूँ मैं रिकॉर्डिंग के बाद। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम कंक्लूड करते हैं। जी स्टूडेंट, एनी क्यूरी रिगार्डिंग लेक्चर और मास डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा? ठीक है, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि यू हैव नो क्यूरीज, तो टिल टुमारो लेक्चर में कंक्लूड करता हूँ। टिल टुमारो साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।